नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। क्लास 10th की तैयारी अच्छे चल रहे होंगे और ऊपर वाले से हमारा रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी लोगों का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और तैयारी भी अच्छा हो, ठीक है। और इसी में थोड़ा मदद करने में एक आप छोटे भाई, बड़े भाई, दोस्त, शिक्षक, जो मानना है वो आप मान लीजिए। और उसी में मदद करने के लिए हम जुड़े हैं आपके साथ एक छोटे से परिवार के माध्यम से, क्योंकि अपना ये परिवार काफ़ी बड़ा है नहीं, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में ये बड़ा होगा या भी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसे जैसे सोशल मीडिया पे मतलब जो रिस्पॉन्स लेवल मतलब हमारे अभी एक छोटे से इस परिवार में आ रहे हैं, मतलब बट इस परिवार को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा कि शायद में भी ये परिवार को हम बड़ा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसी को बड़े करने के लिए हम लगातार जी तोड़ मेहनत से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे लाइफ का सिद्धांत ही वह है कि जो रास्ते पे एक बार अगर चलना शुरू कर दिए तो मैं भी उस पर काफ़ी लंबे समय तक चलते ही रहेंगे। जो कि आप तो देख सकते हैं इस चैनल को खोल करके कि किस तरीके से लगातार मेहनत अतः सेवाएं आपको दी जा रही है हमारे माध्यम के द्वारा। और थोड़ा सा हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आवाज़ मतलब डिस्टर्ब रहेंगे, इसकी वजह से क्लास छोड़कर आप ना जाएं, क्योंकि बगल में ही मतलब कुछ प्रोग्राम फंक्शन लग रहा है, जैसे शादी है वगैरह है, तो उसकी वजह से गाने वगैरह बज रहे हैं, तो अपने कैंपस के नज़दीक में ही है। तो बट इसकी वजह से हम काफ़ी समय कंफ्यूज रहे कि क्लास मतलब आज आपका ले या ना ले, क्योंकि मतलब एक तो ऑलरेडी वैसे ही मतलब व्यूवर्स वगैरह आना बंद मतलब हो गया है। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि उसके बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि कम व्यूवर्स मिल रहे हैं या हो सकता है हम वीडियो देने में गलती कर रहे हैं अब इसके वजह से। लेकिन चलिए कोई बात भी नहीं, क्योंकि दिल में अगर आग लगी हो किसी चीज़ के लिए, जुनून हमारे पास है, तो कोई रोकने वाला नहीं होता है। ये बाजा क्या रोकेंगे हमें, और ये छोटे छोटे आवाज़ क्या डिस्टर्ब करेंगे। अगर हम जो ठान लिए वो ठान लिए, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं आपके टॉपिक्स पे। चलिए रिक्वेस्ट है कि कृपया मतलब आप सभी लोग बने रहें एक छोटे से इस परिवार में, ये हमारा रिक्वेस्ट मानिए आप, क्योंकि इससे तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपको भी और हमें भी, कि जो उम्मीद से हम ये क्लास ले रहे हैं वो हमारा भी उम्मीद शायद पूरा हो सके। तो चलिए देखिए, हम ऑलरेडी वही क्लास लेते हैं, जैसे जो थंबनेल हमने लगाया उसी टॉपिक्स पे जिक्र करेंगे, ना कि फालतू के चीज़ों पर बहस करने की आदत हमें नहीं है। तो जो थंबनेल में है उसी चीज़ों पर हम जिक्र करेंगे। जैसे ये मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, और वन्य एवं वन्य प्राणी अर्थात ज्योग्राफी की पार्ट है। और उसमें देख लीजिए वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, अर्थात ये संसाधन के ही भाग एक हैं, और उसमें से हम क्वेश्चन इस पे जिक्र करेंगे। जिक्र इस पर करने वाले हैं सर कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है, अर्थात कौन कौन से वर्ग बांटे गए प्रशासकीय दृष्टि से वो पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न, वन संपदा तथा वन्य जीवों की ह्रास अर्थात उसमें कमी तथा उसके संरक्षण, अर्थात वन एवं वन संपदा में कैसे कमी हो रही है, उसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पे जिक्र करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा होगा हिमालय यव, अर्थात हिमालय यव संकट क्या है। और चौथा पॉइंट्स इसमें होंगे, चौथा पॉइंट्स हो जाएगा क्या, चौथा ये होंगे पॉइंट्स। क्या हुआ सर, आप भी डिस्टर्ब कीजिएगा क्या? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी काफ़ी क्लास में डिस्टर्बेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ फैन लगा हुआ नहीं है इसके वजह से। तो बोर्ड काम करना भी लग रहा बंद किया है, क्योंकि मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं, इसकी वजह से ये काम करना बंद हो जाता है। अब लग रहा बोर्ड को चालू ही करना पड़ेगा ऑफ करके फिर से। तो वेट कर लेते हैं फिलहाल कुछ समय, आप मतलब आपसे हमें वार्तालाप हो जाए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एकदम आपके हम तो जिक्र करेंगे, आपके तैयारी पर ही जिक्र करेंगे, तब तक बोर्ड भी चालू हो जाएगा, क्योंकि मच्छर वगैरह थोड़ा बैठ जाने की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। यहाँ फ़ैन नहीं लगा हुआ है, ये वार्निंग आ जाते हैं कि मतलब जिस तरीके से हमने बोर्ड को ऑफ़ किया उस तरीके से नहीं करना चाहिए बोर्ड को ऑफ़। तो अवश्य मतलब आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, और जो अवश्य ही कमेंट कीजिए, क्योंकि आप सब लोग मतलब एक तो हमारा व्यूवर्स वगैरह कम जाता है, जिसकी वजह से मतलब में भी ऐसा लगता है कि उसकी वजह से कमेंट शायद नहीं करते। मतलब हमें ऐसा डाउट होता है कि हम इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इतने मेहनत से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग इसको देख भी रहे हैं या नहीं, कि मतलब कोई तैयारी 2025 के 10th के लिए कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब डाउट हमें कभी कभी होता है। तो कृपया मतलब अगर कोई है मतलब
क्लास 10 जो 2025 में 10th देना है, तो वो अवश्य कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है मे भी आपके पास आज पहुंचे, या 2 महीने बाद पहुंचे, या 3 महीने बाद पहुंचे, या मे भी सालों लग जाए आपके पास पहुंचने में। क्योंकि कैसे पहुंचते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है, बस हमें इतना पता है कि क्लास को रिकॉर्ड करना है, अच्छे थंबनेल लगा देना है जो हमसे पॉसिबल हो सके, और थंबनेल लगाने के बाद उस जो क्लास हम लिए हैं उसका लिख करके दे देते हैं उसके हेडलाइंस में। और उसके बाद पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों हमारे साथ मतलब अक्सर होता है कि मतलब नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मतलब हम प्रयास में हैं कि जाएगा ही जाएगा, आज जाए कल जाए, एकदम तय है। क्योंकि अगर जो ठान लिए हम वो ठान लिए, उसको हम छोड़ने वाले तो है नहीं। तो देखिए अगला 1 2 3 पॉइंट्स हो गया। चौथा, मानव जीव के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण। मतलब जो जीव जंतु जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर मानव का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब मानव क्या ऐसा अत्याचार उस क्षेत्रों में करते हैं जिसकी वजह से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये चीज का हम जिक्र करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा थंबनेल के अनुसार था क्या, कि प्रशासकीय दृष्टि से, किसके प्रशासकीय दृष्टि से, क्या था सर? प्रशासकीय दृष्टि से, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। ठीक है, अब वर्ग कितने होते हैं? तो 3, एक आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, और तीसरा अविकृत वन। ठीक है, 3 चीज हमें पहले याद रखना होगा कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटे गए? तो 3 भागों में। कौन कौन? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बारी बारी से एक एक पॉइंट्स को जिक्र करेंगे कि किसको हम सब कहते हैं आरक्षित वन। जैसे देखिए आरक्षित, ऐसा नहीं जा रहा लग रहा है जैसे जिसकी हम रक्षा करना चाह रहे हैं उस वन को, मतलब तय है कि उसमें सरकार भी कुछ कदम ऐसी उठाई होगी कि जो वनों को क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। तो देखिए आरक्षित का वन का मतलब तो हमने आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट क्लास में, क्योंकि ये पार्ट 2 है शायद हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन का। तो आरक्षित, आरक्षित मतलब ऐसा नहीं लग रहा। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जलवायु मतलब समझ रहे हैं ना, जलवायु कि जैसे पर्यावरण में जलवायु में महत्वपूर्ण योगदान रखे उस वन में, जैसे हरियाली बना रहे हमारा पृथ्वी, सपोर्टेड वातावरण को ऑक्सीजन दे करके उसके संतुलन को बरकरार रखे, साथ में कि वर्षा कराने में भी वो पेड़ पौधे वन है जो काफ़ी सहयोगी प्रदान करे। अभी डायरेक्ट हम बोले वर्षा कराने में, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि पेड़ पौधे कैसे वर्षा करवा सकता, पर सर अगर पर्यावरण हमारा स्वच्छ है तो स्वच्छ रहने की वजह से पॉसिबल ऐसे होते हैं कि वाष्पीकरण की क्रियाएं काफ़ी तेजी होगी। पेड़ पौधे पृथ्वी के लिए कभी हानिकारक तो है नहीं, उसकी तो हरियाली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखते हैं पृथ्वी में, संसार में, इसलिए हमने ऐसा बोला। तो देखिए जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। मतलब वह वन जो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उसे आरक्षित वन कहेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई कि जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसे आरक्षित वन कहते हैं। चलिए ये ठीक है। इसमें ना तो मतलब वो जो आरक्षित वन होते हैं जिस जगह पर होते हैं वहां ना तो लकड़ियां काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। बाढ़, साथ ही वह जो है वन है वो बाढ़ नियंत्रण, भूमि संचरण, मरुस्थल प्रसार को रोकना तथा जलवायु को नियमित रहने हेतु इसके लिए आवश्यक होते हैं। उसी भाग को आरक्षित वन कहते हैं। कौन से कहेंगे हम सब? आरक्षित वन कहते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं सर आरक्षित वन में, कि आरक्षित वन वो बोल रहे हैं कि जो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस वन में अर्थात उस वन में जा करके लकड़ियां काटने का अलाउ नहीं होता है। साथ में वह वन जो है बाढ़ नियंत्रण, पशुचारण, और साथ में वहां पशुचारण भी नहीं कर सकते हैं। तो वो वन है जो हमारे लिए बाढ़ नियंत्रण, भूमि संचरण और मरुस्थल के प्रसार एवं जलवायु को नियमित करने में सहायता प्रदान करती है। ये वो उस जलवायु का मतलब सॉरी आरक्षित वन के फायदे हैं। ठीक है, तो आरक्षित वन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा वन था क्या? दूसरा वन था रक्षित वन। रक्षित वन किसको कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशु को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। अर्थात आरक्षित वन जो था उसमें कोई सुविधा नहीं था पशुचारण और लकड़ी काटने का, लेकिन जो रक्षित वन है उसमें विशेष नियमों के प्रावधान के अनुसार आप पशु को चराया जा सकता है और लकड़ियां भी काटी जा सकती है। साथ ही कहा जा रहा है वनों को अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसे सुरक्षा की जाती है। कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये जो सुरक्षा की जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि यह वन नष्ट ना हो, इसको बचाने के लिए, इसीलिए प्रशासनीय
अर्थात प्रशासन के हिसाब से। जैसे हमने एक आरक्षित वन देखा, दूसरा रक्षित वन देख रहे हैं, तो रक्षित में कुछ प्रावधान है लकड़ी काटने का और साथ में पशु चारण करने का, लेकिन आरक्षित वन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये प्रशासन के विषय हम सब 2 चीज देखें, यहाँ कुछ वन का इमेज, आपने वन मोहक इमेज को लगाने का प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, जो अवर्गीकृत वन था। कौन से वन? अवर्गीकृत वन, अर्थात आरक्षित वन, रक्षित वन के अलावा जो शेष वन बच गए, वह शेष सभी प्रकार के वन को, जो वन और बंजर भूमि में सरकार व्यक्तिगत, हो सकता है उसको सरकार लगाए, हो सकता है उस वन को कोई व्यक्ति लगाए, हो सकता है कोई समुदाय के द्वारा लगाया गया हो, और स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जो वन, जैसे आरक्षित वन और रक्षित वन को छोड़ करके और जितने भी शेष वन है, जो वन जो बंजर भूमि में, हो सकता कोई व्यक्ति के द्वारा लगाया गया, हो सकता सरकार के द्वारा लगाया गया है, हो सकता समुदाय के द्वारा वह वन जो लगाए गए हैं, उसे वह स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। उसको स्वतंत्र भी कहा जा सकता है और अवर्गीकृत वन भी कहा जा सकता है। उसमें नियम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें लकड़ी काटना और पशु चराने पर सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं होती है, प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये हमने देखा, ठीक है। जैसे देखिए, हम फिर से जिक्र इसको कर देना चाहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मतलब एकदम हम चाहते हैं कि पॉइंट्स एकदम अच्छे, बाबू की तरह, एकदम बच्चे की तरह अच्छे से समझ ले। जैसे आरक्षित वन में, आरक्षित वन में कौन सी था? मानसून। मानसून, मानसून की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मौन भाई चलेगा, ये भी आज परेशान ही करने वाले हैं। तो बाजा की वजह से परेशानी है, चलिए इसको हम बोल देते हैं। ये जो आरक्षित वन है, यह मानसून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ में यहाँ लकड़ी नहीं काट सकते, यहाँ पशु चारण नहीं किया जा सकता, उसी को हम सब आरक्षित वन कहते हैं। यह भूमि संचरण को भी रोकता है, साथ में उसको भूमि संचरण के बाद वहां बाढ़ के नियंत्रण करता है। जलवायु महत्वपूर्ण मायने रखते हैं आरक्षित वन में। दूसरा हम देखे थे क्या सर? रक्षित वन। रक्षित वन में देखिए होता क्या, रक्षित वन में एक विशेष नियम के प्रावधान जाकर लकड़ी काट सकते, पशु चारण भी किया जा सकता है, ये रक्षित वन का रूल है। उसके बाद अवर्गीकृत वन, मतलब इन दोनों के अलावा छोड़ करके जितने भी वन है वो अवर्गीकृत वन है। इसमें कोई व्यक्ति के द्वारा वन लगाए जा सकते हैं, किसी समुदाय के द्वारा लगाए जा सकते हैं, या किसी सरकार के द्वारा लगाए जा सकते हैं। इस वन में आजादी है लकड़ी काटने और एवं पशु चारण करने का। तो ये हम देखे थे प्रशासकीय दृष्टि से। तो थंबनेल के अनुसार से हमारा पहला क्लास क्या हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसमें एक आंकड़ा है रक्षित और आरक्षित वन, क्योंकि सरकार की दृष्टि से 2 वन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक आरक्षित वन और रक्षित वन। तो ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ कुल वन का 75% भाग कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये हम मध्य प्रदेश का नक्शा लिए हैं, आपको समझाने का प्रयास किए। इसमें जो भी भाग आपको ग्रीन नजर आ रहा, जो भी भाग ग्रीन नजर आ रहा, वो रक्षित और आरक्षित वन के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देखिए सर, हमारा क्या था? दूसरा प्रश्न था वन संपदा तथा वन जीवों के ह्रास, अर्थात उसमें कमी एवं संरक्षण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वन में कमी कैसे होना शुरू हुआ। अर्थात ऐसा तो नहीं कि वन है जो खुद से विलुप्त होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ कारण है, और वही कारण को हम समझने वाले हैं। जैसे देखिए क्या है, वन संपदा में ह्रास अर्थात कमी उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था। उपनिवेश काल बोले तो अंग्रेजों के समय, जिस समय हम सब अंग्रेजों के गुलाम थे, उसी समय से वन में कमी होना शुरू हो गया। तो बोलिएगा आप, अंग्रेज लोग क्या करते थे? क्या अंग्रेज लोग ऐसा करते थे कि यहाँ से पेड़ काट करके अपने देश ले जाते थे? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इतना दूर पेड़ को काट करके कैसे ले जाया जा सकता है? तो चलिए उसकी भी कहानी हम बताएंगे, पहले इस पे जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि अंग्रेज प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का विकास किया। ये चीज तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेन भारत में कौन चलाई? लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में जो रेल चली, उसमें रेल जब यहाँ चलाया व्यापार के दृष्टि से, ना कि आज जो सुविधाएं हमें रेल सरकार दे रही है कि यात्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ऐसा सोच करके अंग्रेज सरकार ट्रेन नहीं चलाए थे भारत में। उसको सिर्फ था क्या कि सामान को ढोने में आसानी हो, मालगाड़ी।
साथ में उसको ऐसा भी था, उद्देश्य था कि अगर किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, अगर कहीं दंगे हो गए तो वहां हमारी सेना एक बार पहुंच सके बहुत ज्यादा संख्या में। इस दृष्टि से रेल सरकार, मतलब भारत में ट्रेन चलाई थी अंग्रेज सरकार। अब देखिए ये जो रेल चली या सड़क बनी, इसमें पेड़ का कैसे नुकसान हुआ सर? तो सबसे पहले जिस जंगल से जा रहा था रेल, मतलब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, अगर उसके आसपास जितने भी पेड़ आते थे उसको काट दिया करते थे, या पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, अगर ऐसा नहीं भी है, अगर जंगल नहीं भी आ रहे, मतलब जंगल नहीं भी आ रहे, वन नहीं भी आ रहा, तो पटरी के नीचे देखिए जो लकड़ियां पहले वाले पटरी में देखते होंगे कि दिया हुआ रहता था, अब ये लकड़ियां देने के लिए तो पेड़ काटेंगे ही अंग्रेज सरकार, क्योंकि उस समय तो सीमेंट का ढलैया वाला जो आज होता वो होता नहीं था, तो लकड़ी को काट करके ही पटरी के नीचे दिया जाता था। दूसरी चीज, अगर सड़क बन रही है सर, और सड़क बनने में अगर कोई पुल बन रहा, तो पुल बन रहा तो देखे होंगे कि पहले का पुल भी जो होता था वो लकड़ी का ही बना होता था। अब लकड़ी का बना अर्थात लकड़ी काट रही है सरकार अपनी सुविधाएं के लिए, व्यापारिक दृष्टि से लिए। चलिए ये तो 2 पॉइंट्स हुआ। अब तीसरे पॉइंट ये सोचते हैं कि क्या लकड़ी यहां से काट करके अंग्रेज अपने यहां भी ले जाया करते थे? तो हाँ सर, ले जाया करते थे, क्योंकि जैसे चंदन की लकड़ी ले लें, सागवान की लकड़ी ले लें, जितने भी हल्के लकड़ियां यहाँ होते थे, उसको अंग्रेज सरकार प्रथम विश्व युद्ध के समय की हम एक कहानी बतला रहे हैं आपको, कि उसको जहाज बनाने के लिए इंग्लैंड काफी मात्रा में ढोया गया था, क्योंकि वो हल्के होते थे, पानी में तैर सकता था, मतलब काफी आसान तरीके से, इसीलिए जहाज बनाने के लिए अंग्रेज सरकार यहाँ से लकड़ियां अपने यहाँ भी ले जाया करते थे। अब जब ले जा रहे हैं तो कमी तो होगा, तो हम इसीलिए कहते हैं ना कि उपनिवेश काल से ही, उपनिवेश अर्थात अंग्रेजों के समय से ही वन में कमी होना क्या हो गया, शुरू हो गया, जिसका कारण आई होप हम आपको समझा पाए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, आजादी की बाद की बात करते हैं कि आजादी के बाद तो मतलब उस चीजों पर पाबंदी होना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ उपनिवेश रहा नहीं, अंग्रेज सरकार रहे नहीं, फिर भी ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में चर्च करते हैं कि आजादी के बाद वन एवं वन्य जीव में लगातार आक्रमण होने लगा, अर्थात वन में भी कटाव होने लगा, साथ में वन्य जीव पर भी अटैक होने लगा। कैसे होने लगा जो देखते हैं। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ। जैसे उसके बाद भी देखिए, आजादी के बाद भी बहुत सारे योजनाएं बनी, जहां पे मतलब सड़क तो उसके बाद भी बना, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारी परियोजनाएं बनी पुल में, नदी पर, जो कि लकड़ी के द्वारा ही बांध बनाया जाता था, तो अब विकास के नाम पर विनाश हुआ, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो विनाश ही हुआ, क्योंकि वहां अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आजादी के बाद भी पेड़ को काटा गया है, पेड़ का दोहन हुआ, वन का दोहन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार अभी देखते हैं, और आगे हम देखते हैं आंकड़ा इसका क्या बतलाता है। बोला जा रहा ना कि 20वीं सदी के मध्य में, 20वीं सदी के मध्य में अर्थात 1950, यही हुआ ना, अभी 21वीं सदी चल रहा ना, तो 20वीं सदी के मध्य में 24% क्षेत्र में वन का विस्तार था, जो 21वीं सदी, जो कि आज अर्थात 2000 ईस्वी में, कब 2000 ईस्वी में 21वीं सदी में आरंभ संकुचित होकर यह मात्र 19% रह गया। देख सकते हैं 5% की कमी नजर आई है, अर्थात 100 वर्ष अभी हुए भी नहीं है, क्योंकि 2021 ही चल रहा, 1950 से लेकर के 2021 तक के अभी 100 वर्ष तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी क्या देखा जा रहा है, 24% से घट करके कितने 19% आ गया है। इसका मुख्य कारण क्या है, मानवीय, क्या है, मानवीय हस्तक्षेप, ठीक है, तथा पालतू पशुओं द्वारा अनियमित चारण, जितने भी पशु थे उसको जंगल में ले जाकर के छोड़ देंगे तो पेड़ पौधों को भी चढ़ जाएगा, एवं विविध तरीके से वन संपदा का दोहन, बहुत सारे तरीकों की वजह से आज़ादी के बाद भी जो हमारे यहाँ 5% वन में क्या नजर आई है, कमी नजर आई है, ठीक है। तो ये वनों का दोहन ही है, वन में क्या है, कमी ही है, ठीक। उसके बाद और देखते हैं पॉइंट्स क्या है। भारत में वन का ह्रास, मतलब कमी का एक सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव, जैसे जनसंख्या बढ़ता गया, अभी अब समझ सकते हैं 2011 ईस्वी में 121 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, बट अभी 2024 ईस्वी तक आते आते 140 करोड़ जनसंख्या हो गए, अर्थात समझ सकते हैं कि 19-20 करोड़ मात्र 10 साल के अंतराल में जो जनसंख्या बढ़े। तो आज़ादी के बाद तो हमारे यहाँ जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से होता ही चला आया है, और जब चला आया है तो कृषि के क्षेत्र को लोग विस्तार करने के लिए अपने आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे उसको क्या करेंगे, काटेंगे, और काट करके उस क्षेत्र में भी क्या करेगा, कृषि करेगा,
ठीक है। तो एक सर्वेक्षण के अनुसार पता चला है क्या कि 1951 से 1980 ईस्वी के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या हुआ, कृषि परिवर्तित हुए। अर्थात देख सकते हैं कि पेड़ को काट करके वहां क्या किया जाएगा, कृषि किए जाएंगे, क्योंकि खाद्य फसल की कमी, अब खाद्य फसल की कमी को दूर करने के लिए लोग पेड़ों को क्या किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब इसमें क्या कर सकती है सरकार, तो सरकार सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक जनसंख्या नहीं रुकेगा तब तक, अब लोग अगर बढ़ेंगे तो पेड़ तो काटेंगे ही काटेंगे, मतलब अपने भरण पोषण के लिए तो कृषि जरूर करेंगे। इसीलिए पहले जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ भी कटेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर उस पर नियंत्रण होता है तो शायद रुक सकते हैं। फिर और भी देखते हैं कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, बड़े विकास योजनाओं से भी वनों का बहुत नुकसान हुआ। जैसे एक से एक योजना बना, जैसे 1952 ईस्वी में नदी घाटी परियोजना, जो भाखड़ा नांगल या बहुत सारे नदियों पर जो बड़े बड़े परियोजनाएं बनाए गए, वो परियोजना बनेगा कैसे, तो लकड़ी से ही, क्योंकि इसके कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को नष्ट करना पड़ा था उस परियोजना के कारण। भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, बहुत सारे परियोजनाएं जो बनी, उस परियोजना की वजह से 5,000 वर्ग किलोमीटर वन का क्या हुआ, नष्ट हुआ। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं, ये तो सिंपल सा एक रास्ता लग रहा है, जैसे गांव का जाता है वो बनाया गया है, और यहाँ देखिए कि बड़े बड़े लकड़ियां, मतलब पेड़ों को काट करके अब उसको बड़े बड़े परियोजनाएं में लगाएंगे, तो इस तरीके से वनों का विनाश तो होता ही चला आ रहा है अभी तक भी, ठीक है। साथ में और कुछ देख लेते हैं, जैसे देखिए, अगर वन एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता। पशु को अब खुले वन में छोड़ दिए, जो मन हुआ वो चर लिया, तो पेड़ पौधे तो नष्ट होंगे। साथ में ईंधन के लिए लकड़ियां का उपयोग, अब ये देख लीजिए, अगर खाना बनाना या बहुत सारे ईंधन में लकड़ियों का उपयोग किया जाता, तो वो लकड़ी आता कहाँ से, वन की कटाई के कारण ही होता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीसरे, क्योंकि 4 प्रश्न इसमें लिए गए थे, ठीक है। तो 2 प्रश्न क्लियर हुए, और 2 प्रश्न के बाद तीसरे आते हैं, हिमालय यव संकट। जैसे देखिए, हिमालय यव संकट क्या है, तो पहले हम इसको पढ़ देते हैं, आप सभी लोग देख लीजिए, उसके बाद हम एक बार समझा देंगे। तो देखिए, हिमालय यव संकट क्या है, तो इसके कहा जा रहा है, हिमालय यव चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष, ठीक है, जो एक औषधि पौधे होते हैं, जो एक औषधि पौधा है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, मतलब 2 राज्यों में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, कई क्षेत्रों में भी और पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चीड़ की छाल, कौमा, पत्तियां एवं टहनियां तथा जड़ों से, मतलब इस पौधे के जड़ों से टैक्सोल नामक एक रासायनिक निकाला जाता था, जो इसे कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, हिमालय यव से, ठीक है। और इससे बनाए गए दवाइयां विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि थे। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वन की जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है, और पिछले 1 दशक में हिमालय प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव की हजारों पेड़ विलुप्त हो गए। जैसे देखो, हिमालय यव के बारे में हम बता ये रहे हैं कि पहले एक समझ लीजिए, एक तरीके से ये पेड़ है, ठीक है, और यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हिमालय के क्षेत्रों में। इस पेड़ के, अर्थात हिमालय यव की पेड़ के छाल से, इसके पत्ती से औषधि बनाई जाती थी, और एक टैक्सोल नामक रासायनिक पदार्थ बनाया जाता था, जिसे कैंसर के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण था वो, और वो विश्व में मांग थी उसकी, टैक्सोल का। अब उसको देखा क्या जा रहा है कि मतलब पिछले दशक में, कि इसकी संख्या क्या नजर आ गई है, कमी नजर आ रही है। अब जब कमी नजर आ रही है, तो ये भी एक वन है, और वन में इसमें ह्रास नजर आया, ठीक है। तो हिमालय यव संकट ये है। अगर ऐसा पूछे तो आप अवश्य ही एग्जाम में लिख दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न इससे बनेंगे कि हिमालय यव संकट में क्यों है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़े। चलिए, ये रहा टैक्सोल। इसमें देखिए, इमेज दिखाने का प्रयास किया गया था, आपको क्लियर ना पता चले, मे बी ये टैक्सोल है, और ये हिमालय यव के फोटो लगाया गया था। हिमालय यव के पेड़ पौधे इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जो टैक्सोल कैंसर की बीमारी के लिए उपचार में लाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं वन्य प्राणी में कमी। जैसे वनों में तो कमी हमने देखा, अब देख लेते हैं कि वन्य प्राणी में भी क्या कमी है क्या, वो उसी प्रश्न में, जैसे जो वन एवं वन्य जीव में कमी है, उसी में हम सब ये देख रहे हैं कि वन्य प्राणी में कमी कैसे। तो बोला जाए, जैसे जैसे वनों का दमन सिकुड़ता गया, अर्थात वन कटते गए, वैसे वैसे
वैसे वैसे वन्य जीव का आवास, आवास बोले तो जहाँ पक्षी वगैरह वन्य जीव रहते हैं वो तंग होता गया। अब बताइए कि जब पेड़ पौधे, जंगल ही नहीं रहेगा तो जंगल में शेर बाघ बकरी कैसे रहेंगे, उसका भी क्या हो गया, सिकुड़ता गया। अब भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक कारण है। अब जैसे भोजन में भी तो मतलब कुछ लोग जैसे जंगली सुअर वगैरह का सेवन करते हैं, खाते हैं, सेवन नहीं, सेवन भी तो पीना होगा, खाते हैं, तो भोजन के आनंद में वन जीव की क्या नजर आती है, कमी नजर आती है। साथ में कहा जाता है कि एक बड़ा कारण यह भी है कि आज स्थिति यह है कि बहुत सारे वन्य प्राणी लुप्त हो गए, लुप्त तो होंगे ही होंगे, वन भी सिकुड़ गया, उसको बहुत सारे पक्षी वगैरह को मार के भी खा रहे हैं। तो जंगल ही जब नहीं है तो उसमें पशु कैसे रहेंगे, उसमें चीड़ कहते हैं, मतलब सॉरी, चिड़िया कैसे रहेंगे। तो ये सब चीजों में क्या नजर आएगा, कमी आएगा और लुप्त होते वो जा रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि भारत में चीता और गिद्ध का उदाहरण है जो विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं। गिद्ध तो अब दिखता भी नहीं है, ऐसे ही मतलब कहीं मरे पड़े रह जाएंगे लाश, बहुत सारे जानवर वगैरह जिसको खाने के लिए गिद्ध तो दिखाई भी नहीं देता। तो ये सब विलुप्त हो चुके हैं। साथ में और क्या बताया जा रहा, विलुप्त होने के खतरे से घिरे प्रमुख प्राणी है, मतलब कुछ अभी जंतुएं मतलब है जो विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन उसे रेड डेटा बॉक्स में रखा गया है, रेड बॉक्स में रखा गया। जैसे कृष्णा, क्या कृष्णा, सार चीतल, भेड़िया, अनुपम मिर्ग, नीलगाय, भारतीय कुर्रा, बारहसिंगा चीता, गेंडा गिर सिंह, मगर, ठीक है, और भी जैसे हवासील, सारंग, सारस, घूसर बंगला, कछुआ इत्यादि, इन सब चीज, हरा सागर, ये सब जो पांडा, ठीक है, ये सब विलुप्त के कागार पर पहुंचे हैं, अभी विलुप्त हुए नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा कि जिस हिसाब से तीव्र गति से विनाश हो रहे हैं वन का, तो वन्य जीव, वन्य प्राणी का भी विनाश होता ही चला जाएगा और वो विलुप्त के कागार पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ देखते हैं इसको, लास्ट ये हमारा, ठीक है, कि वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 मुख्य कारण बताएं। 3 गो कारण बताना है जो मानव के कारण, क्या, मानव के कारण वन्य जीव के जो अधिवास है, जहां वो रहते हैं, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इसमें हम सबसे पहला कारण बोल रहे हैं ना, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों का क्या, अतिक्रमण, अर्थात कहा यह जा रहा है कि वन्य जीव की प्राकृतिक आवास, वन्य जीव के लिए कौन सी होते हैं, जंगल होता है, मैदानी खतरा क्षेत्र होता है, नदियां होते हैं, तालाब होते हैं, वेटलैंड होता है, पहाड़ियां होते हैं एवं तराई इत्यादि क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य जीव क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, लेकिन जनसंख्या में हो रही अनियंत्रण वृद्धि और औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजना के कारण इसके आवास अतिक्रमण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आवास अतिक्रमण हो रहे हैं। जैसे देखिए इसमें हमने सबसे पहले हेडलाइंस इसमें समझिए कि प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, तो हमने देखा क्या फर्स्ट में कि कहां कहां रहते हैं वन्य जीव, और उसमें हम उसके बाद देखें कि उसका विनाश कैसे हो रहा। तो जनसंख्या बढ़ गया, औद्योगिकरण, एक से एक परियोजनाएं, शहरीकरण, बड़े बड़े नदी पर बांध, इन सब चीजों के वजह से जो जीव के आवास हैं वहां अतिक्रमण हो रहा, उसको तोड़ा जा रहा, उसको फोड़ा जा रहा। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हम देखते हैं प्रदूषण जनित समस्या, अर्थात इसको देखिए, इसको हटाइए, छोड़िए, हम सब खुद देखते हैं कि वायुमंडल क्या होता जा रहा, प्रदूषित होता जा रहा। प्रदूषित जैसे वायुमंडल में अम्ल की मात्राएं बढ़ती जा रही है, जैसे वर्षा भी होगी जो अम्लीय वर्षा होगी। प्रदूषण के कारण चिड़िया लोग हैं जो विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके लिए हानिकारक, जैसे प्रदूषण हम सब देख सकते हैं, प्रदूषण मिट्टी प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण से बहुत सारे मछलियां मर चुके हैं, मछलियां जीवित रहने के कगार पर नहीं रहे हैं। तो ये सब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण भी उसके आवास पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। पराबैंगनी किरणें ओजोन परत का क्षरण करेगा, जिसके कारण क्या होंगे, पक्षी वगैरह का क्या होगा, विनाश होगा। तीसरा कारण देखते हैं आर्थिक लाभ। अब देखते होंगे बाजार में कहीं रंग बिरंगा पक्षी बिकते हुए, तितली बिकते हुए, तोता लोग पालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब होता यह है कि आर्थिक लाभ, उसको पैसा के लिए उसको बेचा जाता है। जैसे कछुआ का भी कुछ खोपड़ी बेचा जाता है,
अब शेर का छाल या वगैरह ये सब जो बेचा जाता है अवैध रूप से, उसमें से भी हम सब देखते हैं क्या कि उस पर भी जीव जंतुओं पर प्रतिकूल, पर अब मार के ही बेचेंगे ना, पकड़ के ही बेचेंगे ना, तो इस हिसाब से जीव जंतु भी क्या होते जा रहे हैं, खतरे के कागार पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम इस मतलब इतने पॉइंट्स पे पहुंचे कि जो हम थंबनेल जो लगाए थे, क्योंकि हमारा वादा वही रहता है जो हमसे पार लग सके, सक्षम हो सके। क्योंकि ऑफलाइन क्लास मतलब सॉरी ऑनलाइन क्लास में मतलब थोड़ा हमें मतलब अक्सर ऐसा मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम तेजी से बोलते चले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं। जो हमने थंबनेल लगाया वो आपको इसमें जानकारियां दी, और इसी प्रकार जो हमारा थंबनेल लगा रहेगा वही क्लास हम लेते रहेंगे। आप सब लोग अवश्य ही रिस्पांस में कमेंट अवश्य कीजिए, जो भी कमी हमसे हो या जो भी गलतियां हो वो गलतियां बताने का अवश्य प्रयास कीजिए, कि ताकि उससे हमें मोटिवेशनल मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगा और हम अपने क्लास को लेते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।